नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल योंगयू इंडिया पे। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, आज से हमने एफसीआरए पे क्लास स्टार्ट कर दी है। इसमें 40 से 50 क्लासेस होंगी जिसमें हम एफसीआरए की पूरा जो एफसीआरए एक्ट और रेगुलेशन एक्ट है उसको कवर करेंगे और बताएंगे कि एफसीआरए अगर ट्रस्ट पे लगता है तो उस पर क्या कौन से प्रोविज़न लगते हैं। या आपकी सेक्शन 8 कंपनी हो गई या इंडिविजुअल्स हो गए आपके, इन सब पे जो एफसीआरए के रूल या रेगुलेशन लगते हैं उसके बारे में आपको फुल फ्लेज जानकारी मिल जाएगी। तो आपको पूरी अच्छे से समझ आ जाएगी कि एफसीआरए एक्ट होता क्या है और किस पे क्या लगता है और इसको ना फॉलो करने के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो आज हम अपना पहला क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो हमारी थोड़ी छोटी होगी क्योंकि आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पैरा ही दे रहे हैं। कल से आपको एक फुल फ्लैश वीडियो मिलेगी जिसमें हर वीडियो में हर क्लास में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि फीमा और एफसीआरए जो सुनने में आप लोगों को बहुत बार सुनने में आता है कि कहीं आपका फीमा लगता है कहीं एफसीआरए लगता है। तो ये होता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि कहीं आप फीमा के रूल एंड रेगुलेशन पढ़ने लग जाते हैं और कहीं आप एफसीआरए के लगने लग जाते हैं। तो इसमें जो मेन डिफरेंस ये है कि जो फीमा है ये आपका क्या कवर करता है, ओनली कवर कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन। जो आपका फीमा है वो कौन सा कवर करता है, ओनली कवर कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन करता है। और इसको छोड़ के भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं कि कॉमर्शियल का मतलब क्या हुआ, एक आपकी कंपनी है जिसने कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जिसके बदले में या तो उसको पैसा मिलेगा या पैसा उसके हमारे पास से जाएगा। तो इंडिया में पैसा आएगा या इंडिया से पैसा जाएगा। तो इन सबको कौन गवर्न करता है, इन कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन्स को। इस कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन के लिए रूल एंड रेगुलेशन लिखे गए हैं आपके फीमा में। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे बहुत सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनको कहाँ से सारा डोनेशन मिलता है, सारा डोनेशन बाहर से मिलता है। यूएसए हो गए, यूके हो गए, ये सब हमारे इंडिया में गरीबी दूर करने के लिए या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन सब के लिए बहुत डोनेशन देती है इंडिया के इन ट्रस्टों को। तो इन सबको गवर्न करने के लिए कि ये ट्रस्ट में जो पैसा आ रहा है वो सही हाथों में जा रहा है कि जा रहा है, उसका कुछ दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। या आप एक इंडिविजुअल हो और आप कोई पैसा इंडिया में मंगवा रहे हो या इंडिया से बाहर भेज रहे हो, तो क्या आप सही पर्पज़ के लिए भेज रहे हो कि नहीं भेज रहे हो, या आपको जो पैसा मिला है वो कोई सही पर्पज़ के लिए मिला है कि नहीं मिला है, उसका आप यूटिलाइज क्या कर रहे हो। तो इस सब को गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या एफसीआरए रूल एंड रेगुलेशंस बनाए हैं जिसको हम डिटेल में अपनी पूरी क्लासेस में पढ़ेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन पैरा पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एफसीआरए एक्ट कब आया, उसमें क्या अपडेट हुई है, ये सारी चीज़ें जानते हैं। तो सबसे पहले जो एफसीआरए एक्ट आया था वो 1976 में आया था, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976, जो कि किस लिए था, एक्सेप्टेंशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी इन इंडिया। जो मेनली आया था कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन इंडिया में रिसीव होता है और उसका जो इंडिया में यूटिलाइजेशन होता है उसको गवर्न करने के लिए, इसी तरीके से फॉरेन हॉस्पिटैलिटी को भी। और इस एक्ट को चेंज करके एक नया एक्ट क्या बना दिया गया, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 बना दिया गया। इसको अपडेट करके एक नया एक्ट बना दिया गया जो कि 1 मई 2011 से आपका नोटिफाई हो गया था और लागू हो गया था। इसी के रिजर्व जब हमारे एक्ट बनता है तो उसके साथ रूल या रेगुलेशंस भी बनते हैं उसको करने के लिए। तो रूल हमारे कब आए थे, वो भी 1 मई 2011 से आ गए थे। हमारा नोटिफिकेशन 349 डेटेड 29/4/2011 से। अब हम बैकग्राउंड पढ़ते हैं कि भाई ये एक्ट लाने की ज़रूरत क्या पड़ी हमें, क्यों ये एक्ट आया। अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि 1976 आया, उसके बाद हमारा 2006 आया है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो आपको बता दें कि सबसे पहले 1969 में जो होम मिनिस्टर थे उस समय के, उन्होंने दोनों पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाया कि हमें बाहर से, मतलब हमें फॉरेन से बहुत सारी डोनेशंस मिलती है जो अदर देन कमर्शियल होती है, कमर्शियल ट्रांजेक्शन के अलावा भी मिलती है डोनेशन के रूप में। तो इस पे कोई भी रूल या रेगुलेशन इंडिया में भी है ही नहीं कि इसको कैसे क्या गवर्न करें, क्या किस तरीके से पैसा मिले, कौन अप्रूव करेगा कि पैसा ठीक है या नहीं है। तो इन सब को गवर्न करने के लिए जो हमारे होम मिनिस्टर थे 1969 में, उन्होंने दोनों पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया और सभी पार्लियामेंट की सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने विल दिखाया और 1976 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट अनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, जिसमें बहुत सारे थोड़े थोड़े समय पर कुछ कुछ चेंज होते ही रहते हैं। जैसे 2010 वाले में भी
2020 में गवर्नमेंट ने चेंजेस कर दिए थे कि भाई अब कुछ आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी इतने अंदर नहीं जा रहा हूँ, वो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो इसलिए जब एक एक्ट आ जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ समय में कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होती रहते हैं, कुछ अमेंडमेंट आ जाते हैं, कुछ ओमिटेड हो जाते हैं, कुछ एडिशन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं कि इसमें जो 1976 में आया था, ए ड्राफ्ट प्रोविजन ऑफ, इसी का एक ड्राफ्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन प्रपोज टू रेगुलेट एक्सेप्ट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड इट यूटिलाइजेशन अकाउंटिंग फॉर कंट्रीब्यूशन। तो 1976 में हमने एक्ट बना दिया कैसे लेना है क्या लेना है। इसी का एक ड्राफ्ट रूल 2006 में गवर्नमेंट ने बनाया, जिसमें हम करेंगे कि उसकी अकाउंटिंग हम किस तरीके से करें जो हमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन या यूटिलाइजेशन मिलता है। और इसी सब को कवर करके गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक्ट बना दिया था 2010 में। क्योंकि अब ये 2010 का जो एक्ट है, तो आपको ये नहीं, इसके साथ साथ ये तो बताता है कि यूटिलाइजेशन कैसे करना है, किससे आप ले सकते हो, कौन ले सकता है, इसके साथ साथ उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, ये सब चीज़ें भी वो आपको बताता है। अब हम इसका ऑब्जेक्ट समझते हैं कि एफसीआरए 2010 जो हमारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, उसको लाने का मकसद क्या था। तो जो मेन मकसद तो था कि हमारे बहुत सारे जो लॉ थे, मैंने आपको बताया कि पहले 76 है, फिर 84 में उसमें कुछ अमेंडमेंट्स आ गई, फिर 2006 में गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट बना दिया कि भाई इसकी अकाउंटिंग इस तरीके से होगी, ये सब चीज़ होगी। तो इन सबको कंसोलिडेट करके एक लॉ के रूप में फ्रेम करना है कि लोगों को भी आसान हो कि कैसे क्या फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें आई थी। दूसरा हमारा क्या था कि रेगुलेट और एक्सेप्ट यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, वो कुछ इंडिविजुअल या एसोसिएशन या कंपनी के द्वारा ही किए जा सकते हैं जिसको गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, जिसको परमिशन मिली है एफसीआरए की। आज के डेट में क्या होता है, जिसके पास एफसीआरए सर्टिफिकेट होता है, एफसीआरए सर्टिफिकेट होता है, वही डोनेशन ले सकता है फॉरेन कंट्री से। तो ये क्या हो गया, जिन जिनके पास एफसीआरए सर्टिफिकेट गवर्नमेंट का उसकी पूरी लिस्ट है, तो सर्टेन इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, एसोसिएशन, कंपनी, तो यही लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। और तीसरा, जब सेकेंड वाला गवर्नमेंट ने बनाया, तो तीसरा वाला गवर्नमेंट का मकसद था ही कि वो प्रोहिबिटेड करना कि ऐसे लोगों के पास पैसा ना जाए जो इस पैसों का दुरुपयोग करें कंट्री को हार्म पहुंचाने के लिए। इसके साथ साथ गवर्नमेंट का और क्या मकसद था, सबसे पहले तो यही था कि भाई जो ऑडियो विजुअल थे, मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट ने पूरा प्रोहिबिटेड कर दिया कि मीडिया कंपनीज की, जो न्यूज़ या मीडिया कंपनी, उनको कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। उनको क्या ज़रूरत है, इंडिया में काम करना, क्योंकि अगर फॉरेन से मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर एक मीडिया हाउस है इंडिया में, वो रन कर रही है, उसको पाकिस्तान से पूरी फंडिंग मिल रही है, तो वो पाकिस्तान के बारे में कभी गलत दिखाएगा, तो जैसे ही वो गलत दिखाएगा उसको फंड मिलना बंद हो जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सीधा साधा रास्ता अपनाया कि सीधा कोई भी जो ऑडियो न्यूज़ या ऑडियो विजुअल या करंट अफेयर के प्रोग्राम में अंगेज है, वो सब को मिल ही नहीं सकता फॉरेन कंट्रीब्यूशन। दूसरा, जो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि अब कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेके आया और उसने पूरे शेयर मार्केट में हमारे लगा दिया, 2 दिन तो लगाया, तब तो मार्केट बढ़ गई बिल्कुल, तो फिर जाके उसने सारा पैसा निकाला, फिर एकदम धड़ाम से पैसा गिर, मार्केट गिर गया। तो जो गिरा, इसको तो गेन हो गया कि इसने बढ़ाया, शेयर भाव बढ़ गए, इसने पैसा निकाल लिया, लेकिन जो मार्केट गया तो पैसा किसका, आम जनता का नुकसान हुआ। तो इन सबको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोहिबिटेड कर दिया कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसका आप यूज़ नहीं कर सकते स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट और बिजनेस में। तीसरा, गवर्नमेंट ने जो 2010 का एक्ट आया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें क्या था, 50% ऑफ टोटल फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव को ही आप एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा कर सकते हो। इसको गवर्नमेंट ने अभी कम कर दिया, जो 2020 में इन्होंने अमेंडमेंट किया, उसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैं उसको बता के कन्फ्यूज़न नहीं करना चाहता। तो ये आपका क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे कह दिया कि भाई आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिस चीज़ के लिए हमने कहा उस पर खर्च करिए, आप सैलरी हो गया या रेंट हो गया, इन सब पे खर्च करके उसको बर्बाद मत करिए, वो 50% ही कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट ने कुछ एक्सक्लूड भी कर दिया कि आपको अगर फंड रिसीव होता है फ्रॉम रिलेटिव लिविंग अब्रॉड फ्रॉम द मीनिंग ऑफ फॉरेन सोर्स, मतलब आपके उनके फॉरेन सोर्स में, जैसे आप कई क्या होते हैं, जैसे हैं कि पेरेंट्स हैं, वो इंडिया में है और जो बच्चा है वो बाहर चला गया कमाने, तो वहाँ से जो पैसा भेज रहा है, ठीक है, तो इसमें भी अगर हम देखा जाए तो एफसीआरए ने तो डेफिनेशन में तो ये बोला कि ये भी कवर होगा,
लेकिन इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव थे, कुछ रूल एंड रेगुलेशन जिसमें उन्होंने इसको रिलैक्सेशन दे दिया, इसको एक्सक्लूड कर दिया है। गवर्नमेंट ने प्रोविजंस बनाए कि कैसे कैसे हम इंटीमेट करके, प्रोविजन हैज बीन मेड टू इंटीमेट द ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल फॉर रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशन टू द एप्लीकेंट, कि कैसे आप उसको इंटीमेट कर सकते हो ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल, कि हम ये रिफ्यूज करें तो इसके हमारे क्या क्या ग्राउंड है, और इसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी। ये नहीं कि भाई आपका एफसीआरए का लाइसेंस आपने किया और गवर्नमेंट का मन आया कि भाई हमें इनको एफसीआरए देना नहीं है तो आपके पास कोई नहीं, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि हम आपका जो एफसीआरए का लाइसेंस अगर आपको ऑलरेडी मिला है तो हम आपका क्यों ना सस्पेंड कर दें या कैंसिल कर दें, या हम आपको क्यों नहीं दे रहे, इन सब के बारे में। फिर तो मोनिटर करना कि भाई किन किन से इंडिया में पैसा आ रहा है, ये मोनिटर तो पता चले कि यूएसए से, यूके से, या ऐसा तो नहीं कि हमारे पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, भाई वो हमें पैसा क्यों देगा, वो तो भाई टेरर फैलाने के लिए देगा। तो इन सब चीज़ों को मोनिटर करने के लिए कि पैसा इंडिया में जो आ रहा है किस देश से आ रहा है, इन सब के लिए ये एफसीआरए एक्ट लाया गया। और इसमें एक जो प्रोविज़न बनाया गया है, ये नहीं है कि आपको एक बार एफसीआरए मिल गया तो आपको लाइफ टाइम के मिल गया, आपको हर 5 साल में आपको इसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप 5 साल बाद गवर्नमेंट हर बार आपकी देखेगी कि आपको जो पैसे मिले थे, जो मिला था, आपने उसको सही जगह यूटिलाइज किया है या नहीं किया। ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ उसे गलत यूटिलाइज कर दिया है। और उसमें कुछ प्रोविज़न बनाए कि हो सकता है आपसे, आपने जानबूझ के नहीं, आपसे अनजाने में कुछ गलतियां हो गई हों, या कुछ आप रूल या रेगुलेशन फॉलो नहीं कर पाए हो, उसकी कंपाउंडिंग कैसे की जाए। अब हम एफएक्यू के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा वीडियो का बिल्कुल लास्ट होगा, और ये एफएक्यू हमने आरबीआई की एफसीआरए की जो ऑनलाइन साइट है वहाँ से उठाया। हर वीडियो के अंदर में आपको 3 या 4 एफसीआरए के एफएक्यू मिल जाएंगे जो आपको बहुत मदद करेंगे, जो जनरल क्वेश्चन होते हैं। तो अब सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि भाई पर्पस क्या है एफसीआरए का लाने का। तो आपको मैंने आपको बता दिया है कि पर्पस क्या है, acceptation and utilization of foreign contribution or foreign hospitality by certain individual, एसोसिएशन और कंपनी। मतलब पहला इनका क्या था कि हम जिन जिन को कहेंगे वही बस ले सकते हैं और कोई नहीं ले सकता है। तो वही हो गया कि जिन जिन को इन्होंने कहा वही ले सकते हैं, और इनके अलावा प्रोहिबिटेड कर दिया कि कोई और नहीं ले सकता है। हमारा दूसरा एफएक्यू है आज का कि गवर्नमेंट ने ये रूल या रेगुलेशन जो लाए हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, भाई किस एक्ट के अंदर गवर्न होते हैं। तो हमारा ये क्या गवर्न होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के द्वारा हमारा ये गवर्न होता है। और इसके जो रूल्स हैं वो 2011 में आ रखे हैं, जिसको कहते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स 2011। इसके साथ साथ आपको कई जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इशूज करती रहती है, ऑर्डर करती रहती है, जैसे अभी 2020 में गवर्नमेंट ने किया है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इन सबको साथ में पढ़ के ही आपको जो एक्ट या रूल्स या गाइडलाइंस है वो आप ये रेगुलेट करती है फॉरेन कंट्रीब्यूशन इंडिया में। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की क्लास वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं हम कल की क्लास में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे गुजारिश है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।